Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। जैसा कि आपको पता है हमारा एसएससी सीएचएसएल का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को एक एक सेट के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप ये सारे के सारे सेट लगा के चले जाओगे तो आपका सीएचएसएल में आराम से 45 प्लस मार्क्स तो सिक्योर कर पाओगे। ठीक है ना, इसके साथ ही साथ आपको जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसा आपको स्ट्रेटजी में बताया हुआ है वैसे आप स्ट्रेटजी को फॉलो करो और इन सारी चीज़ को आप कवर कर सकते हो। ठीक है ना, तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपना सेट नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बेसिकली हमने क्या किया था, कल अपना फर्स्ट पार्ट कर लिया था जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आज हम बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। एंड इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक है ना, तो चलो भाई शुरू करते हैं। अगर जिसने सेट वन का पार्ट वन सेट वन से नहीं देखे हैं सारे के सारे पेपर्स को, तो आप एक सेट वन से स्टार्ट करना, एक एक करके सारे लेक्चर्स को देखते जाना। ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपके हर एक सेट में हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जोड़े हुए हैं जो आपके क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है ना, और इसके अलावा आपको क्या करना है, सीजीएल के 2019 वाले जो 18 सेट हुए हैं वो सारे के सारे 2 बार सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है ना, अगर आपको सीजीएल में चाहिए, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो ही आपको मैं होप करता हूँ कि आपने ये लेक्चर खोला ही तभी होगा जब आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है ना, तो जाके वो आप 18 सेट्स पूरे लगा लेना और हमारे चैनल पे भी आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना, कोई इशू आता है तो। इसके अलावा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मैंने अलग से टॉपिक वाइज करा रखे हैं, तो वो भी आप जाके देख लेना। बाकी के बहुत सारे आपके लिए कोर्सेज चल रहे हैं, आप जाके देखते रहना। उसमें आपका इंग्लिश का 1300 प्लस एरर हो गया, जिसे पार्सिंग के थ्रू आपको समझाया जाता है कि चीज़ों को कैसे आपको लॉजिकली सोचना होता है। ठीक है ना, इसके अलावा आपका वोकैब का शो हो गया, स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स हो गया, तो ये सारे आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। जो आपको बढ़िया लगे लेक्चर अपना आराम से देख के तैयारी बिल्कुल पूरी रखो। ठीक है ना, चलो भाई आज का सेशन शुरू करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन, आप देखो सेशन करने के 2 रूल होते हैं अपने, आपको पता होगा सारे बच्चों को जो देखते रहते हैं। उनमें पहला रूल होगा आपका कि मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, क्वेश्चन के ऑप्शन दिखा दूंगा, आपको फिर क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो वीडियो में पढ़ाता रहूँगा, अब आपका टाइम वेस्ट तो करना नहीं है मुझे कि मैं बैठ जाऊँ फिर अपना 10 सेकंड के लिए फिर आपसे बोलूँ कि आप सॉल्यूशन करते रहो। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से करते जाना पॉज करके, तभी आपको जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। ठीक है ना, इसका मेन मुद्दा जो है हमारा कि हम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देख लें, सो दैट हमें वहाँ पे एग्जाम में जाके कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। ठीक है ना, दूसरा आपको क्या करना है, जब भी मैं हाँ या ना बोलूँ आपको हाँ या ना में आंसर देते जाना है, जहाँ भी बैठे हो जो भी कर रहे हो। ठीक है ना, खैर अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो पहला क्वेश्चन ये है, काफी थोड़ा इजी सा ही क्वेश्चन है ये। इनर ट्राइंगल एबीसी विद साइड 6, 7 एंड 8 सेंटीमीटर, आपका एक ट्राइंगल है, तो लेट्स से मैं ये ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये बना लिया मैंने अपना एक ट्राइंगल। ओके, 6, 7 एंड 8 सेंटीमीटर इसकी साइड्स हैं, तो ये अपना 8 हो जाएगा, बड़ा लग रहा है, ये अपना 7 हो गया, ये 6 हो गया। क्लियर है, इसके बाद में इसे मैं ए बी सी नाम दे देता हूँ, ये ए बी सी हो गया। अब क्या बोल रहा था, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट, यानी कि आपका जो सबसे बड़ी वाली साइड है ना, जिसका सबसे बड़ा एंगल है। अब देखो लार्जेस्ट एंगल किसका होगा, जिसके अपोजिट में सबसे बड़ी साइड होगी, तो 8 वाली साइड जिसके अपोजिट है उसका एंगल सबसे बड़ा होगा, यानी कि आपका ये जो एंगल ए है ना ये सबसे बड़ा है। यानी अब हमें क्या करना है, इस लार्जेस्ट एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो अपने अपोजिट साइड को 2 सेगमेंट में बांट देता है। तो लेट्स से अपना ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, ये क्या हो गया, अपना एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर क्रॉस मार्क कर देंगे, तो ये एंगल को डिवाइड कर रहा है इक्वल इक्वल। ये लेट्स से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट, तो जो आपका छोटा वाला सेगमेंट है ना उसकी कितनी वैल्यू होगी। लेट्स से जो छोटा सेगमेंट होगा वो अपना ये वाला होगा, 6 की साइड वाला। ठीक है ना, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब जरा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ। कभी भी आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कभी भी आपका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को कितने रेशियो में बांटता है, उस रेशियो में बांटता है जितनी उसकी साइड वाली साइड्स होंगी। ठीक है ना, जैसे आपका साइड वाली साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की है ना, तो ये जिस पार्ट में आपकी सामने वाली अपोजिट साइड को जिस रेशियो में बांटेगा वो रेशियो कौन सा होगा, आपका 7:6 का रेशियो होगा। ठीक है ना, मतलब कि आपसे उसने क्या पूछ लिया है, ये जो 7:6 रेशियो में उसने साइड को डिवाइड किया है, इट मीन्स जो 7 + 6 है उसकी वैल्यू हमें पता है 8 सेंटीमीटर है, और हमसे छोटे वाले सेगमेंट की वैल्यू पूछ रहा है, शॉर्टर सेगमेंट की, यानी कि हमसे 6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 7 + 6 यानी 13 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है, कितनी है, 13 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अपनी 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8/13 × 6 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कितना आ जाएगा ये, हाँ भाई 48/13। क्लियर है, कितना हो जाएगा 48/13। तो बस बेसिक सी आपकी थ्योरम के ऊपर ये वाला क्वेश्चन हो गया, अपना आंसर आ गया 48/13 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा देखते हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस के क्या करूँगा, ऑप्शन भी दिखा दूंगा, फिर आप उन क्वेश्चंस को पॉज करके कोशिश करना ट्राई करने की। ठीक है,
अब ये रहा आपका आज का सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, बहुत ही इजी सा है और इसको आपको फटाफट से 10 सेकंड के अंदर बना देना, ये ऑप्शंस रहे। और ये रहा आपका क्वेश्चन, फटाफट से कर डालो, ठीक है, पॉज करके। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही ईजी सा है। देखो क्या है, बी एंड सी आर इन द रेशियो 5:3:8, यानी कि जो ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो वो हमें पता है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। अब अगर वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो 30 डेज में काम खत्म हो जाता है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क कितना होता है, टोटल एफिशिएंसी इंटू में टोटल टाइम। अब मुझे यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी का रेशियो तो पता है, तो रेशियो के हिसाब से टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 5+3 8, 8+8 कितना 16 हो जाएगा। 16 इंटू में टाइम कितना है यहाँ पर 30 डेज का है, ठीक है, तो इंटू में 30 हो जाएगा। तो अपना टोटल वर्क निकल के आ गया कि नहीं आ गया, 16 इंटू में 30। अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर्कड फॉर 20 डेज, यानी कि ए और बी ने क्या किया, मिलके 20 डेज काम किया। तो ए प्लस बी ने कितना काम कर लिया होगा, लेट्स से मैं ये डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा ए प्लस बी के द्वारा 20 डेज का काम इंटू में ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5+3 8 हो जाएगी, ठीक है ना। इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। और यहाँ पर ये इक्वल टू में कितना आ जाएगा भाई, 480 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब मुझे आप ज़रा यहाँ से बताओ कि कितना वर्क लेफ्ट बचा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वर्क लेफ्ट, आपका 480 वर्क था, इसमें से 160 वर्क जो है कंप्लीट हो गया है। तो कितना वर्क बचा होगा, 320 वर्क बचा होगा कि नहीं बचा होगा, बोलो हाँ फटाफट से, ठीक है। तो ये 320 वर्क जो है अब अपना सी ने अकेले काम कंप्लीट किया है, तो टाइम सी को कितना लगा होगा, 320 वर्क कंप्लीट करना है सी को, और सी की इफिशियंसी कितनी है 8 है। अपॉन में हम 8 डाल देंगे, कितना हो जाएगा ये 8 4 जा, और आपका ये 0 हो जाएगा। यानी कि कितने डेज लग गए सी को भाई काम कंप्लीट करने में, 40 डेज लग गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ फटाफट से, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आई होप कि आप में से कई सारे बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो अपना कौन सा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई, थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन को आप जरा ट्राई करेंगे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, ठीक है ना। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बता दें। चलो भाई, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देख के हमें देखो, ये क्वेश्चन आपका दो तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका तो ये, आप एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ को एज्यूम कर लें, ठीक है ना, एक्स एंड वाई की। दूसरा तरीका है आप पूरा का पूरा बेसिक तरीका बना के चलें और उसमें आप समझें कि कैसे कैसे मैं चीज़ों को करना है, ठीक है ना। तो अब आपको पता ही है, जैसा कि मैं हमेशा आपको दोनों ही मेथड सिखाने पर बिलीव रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस बता दूँ यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू इतनी आएगी और आपका अपना काम चला लो, या फिर मैं ऐसा ही नहीं है कि मैं आपको बस बेसिक समझा दूँ और ये ना बताऊँ कि एक्स और वाई की वैल्यू हमने कैसे पता करी, ठीक है ना। तो दोनों ही ज़रूरी है हमारे लिए। पहले हम जरा सा एक्स और वाई की सेपरेट वैल्यू जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, इसको कैसे करना है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को डालना चाहूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू में 12 दे रखा है, एक्स वाई इक्वल टू में 27 दे रखा है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, अगर मैं x की वैल्यू 9 डाल देता हूँ, y की वैल्यू 3 डाल देता हूँ, तो 9+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 12। और इसके बाद में जो x इंटू वाई है यानी 9 इंटू 3 है, वो भी हमारा 27 आ जाएगा। यानी 9 और 3 क्या है, अपनी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x और y, है ना। और जैसा कि हमें बोला गया है x जो है बड़ा है y से, तो x यहाँ पर बड़ा भी है y से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है, बोलो फटाफट से। 9 का क्यूब माइनस का हमें 3 का क्यूब करना है, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा अपना 27 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा भैया, 702 जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अपना देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपसे बात कर लूँ यहाँ पे कि हमें इसे बेसिक मेथड से कैसे करना है, ठीक है ना। ये तो होगी वैल्यू पुटिंग की बात, वैल्यू हमने देख ली आ सकती है। लेकिन अब अगर मैं बेसिक से बात करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, और हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है। तो इसका मतलब मुझे पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है ना, बोलो फटाफट से। एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो मुझे इसमें क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई भी चाहिए मुझे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं हम एक्स माइनस वाई। तो अब एक्स माइनस वाई कैसे आएगा, इसके लिए हमें अगेन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपना माइनस का 2xy। तो अगर हमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए है। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं कहाँ से निकालूंगा, मुझे पता है एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू भी पता है, कितनी है भाई x प्लस वाई की वैल्यू, फटाफट से बोल दो। 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको मैं यहीं पे डब्बा बना देता हूँ, प्लस में अपना 2xy है ना ये, तो 2xy यानी कि 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इस डब्बे के अंदर लिखा हुआ है, लेट से
तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 144 माइनस का 54, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 90 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया भाई 90 आ गया। अब मुझे इसी की वैल्यू यहाँ पर डाल देनी है, यानी कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पर मैं यहाँ पर 90 डाल देता हूँ। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत परेशानी लग रही हो तो बताओ। अब ये कितना हो जाएगा 90 माइनस का 2 इंटू में 54, क्योंकि एक्स वाई कितना 2 इंटू में 27 है ना, यानी ये कितना निकल के आ जाएगा पूरा 54 हो जाएगा, है ना। क्लियर है, इतनी सी बात समझ पा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ से x माइनस वाई का स्क्वायर देखो कितना आ जाएगा। अब 90 में से 54 को माइनस करते हो तो कितना आता है भाई 36 आता है, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में अगर 36 है तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि x माइनस वाई कितना आ चुका है भाई 6 आ चुका है। क्लियर है, अब अगर x माइनस वाई 6 आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे पता है कितना आ गया भाई, बोलो फटाफट से कितना निकाला था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 90 निकाला हुआ था। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें अब हमें पता है। अब हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं, तो इसका फॉर्मूला अपना क्या निकल के आया, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई। ठीक है ना, ये अपना फॉर्मूला निकल के आया था। वैल्यूज़ डाल देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपना 90 है तो इसकी जगह 90 लिख दो, प्लस में अपना कितना है एक्स वाई है यानी प्लस में 27 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये 6 इंटू में 117। क्लियर है, तो 117 इंटू में 6 करोगे आप कितना आ जाएगा, ये आपका 702 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बेसिक से भी 702 है। और आपका अगर आप यहाँ पे समझ जाते हो, वैसे आपको ना ये क्वेश्चन देख के आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैंने बेसिक भी बता दिया। लेट से कोई बड़ा क्वेश्चन फंस गया आपके सामने तो आपको वो बेसिक ही वहाँ पर काम आएगा। ठीक है ना, तो अपना 702 जो है आंसर हो जाएगा। अगेन ऑप्शन नंबर अपना कौन सा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखो आराम से और ये रहे इसके ऑप्शंस। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है ना, तो आई होप कि हमने ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज़ 800 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं बोलूँ ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपनी 800 किलोमीटर है। ठीक है ना, अब क्या बोला जा रहा है, अ ट्रेन एक्स स्टार्ट फ्रॉम ए, यानी कि एक ट्रेन है एक्स, वो ए से ए से चलना स्टार्ट करती है एंड मूव टुवर्ड्स बी, बी की तरफ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपकी दूसरी ट्रेन वाई है, वो बी में बैठे बी वाले स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए वाले स्टेशन की तरफ आती है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है ना, अब जो एक्स वाली ट्रेन है उसकी डिस्टेंस, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वाई वाली जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर। ये सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ फार फ्रॉम ए विल दे क्रॉस ईच अदर, यानी कि ए से कितनी दूरी पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो लेट्स से ये दोनों आपस में चले आ रहे हैं। ठीक है ना, दोनों ट्रेनें चली आ रही हैं। तो लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका पी, इस पी पॉइंट पर ये दोनों ट्रेनें मिल जाती हैं। तो जिस टाइम के बाद मिलेंगी वो टाइम आपका टी होगा दोनों के लिए। टी टाइम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपको स्पीड का रेशो कितना पता है। अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है, इनकी स्पीड कितनी है, ए की 40 है और बी की 60 है, तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा भाई 2:3 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ से हमें जो टाइम का रेशो है, टाइम तो आपको पता है टाइम दोनों के लिए, यहाँ पर भी उसको टी टाइम बाद बताना है, यहाँ पर भी टी टाइम, क्योंकि जब भी ये दोनों आपस में मिल रहे होते हैं ना तब तो सेम टाइम के बाद ही मिलते हैं। ठीक है ना, कभी भी याद रखना ये दोनों जब भी मिलेंगे उतने ही टाइम के लिए ए ने डिस्टेंस कवर करी होगी, उतने ही टाइम के लिए आपका बी भी चला होगा। ठीक है ना, क्लियर है, तो टाइम तो हो गया कांस्टेंट। तो अब एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर मेरा स्पीड का रेशियो जो है वो कुछ हमने निकाल लिया, हमारा किसी रेशियो में बढ़ रही है घट रही है जो भी है, अगर टाइम का रेशियो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा वो भी अपना 2:3 हो जाएगा, क्योंकि टाइम क्या है अपना कांस्टेंट है। टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड में जो चेंज होता है वो इक्वली होता है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस हो गया 2:3 में। अब क्या बोल रहा है, हाउ फार फ्रॉम ए विल दे क्रॉस ईच अदर। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली ए से कितनी दूरी पर मिला। तो यहाँ पर ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है 2 और बी ने करी है 3। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मुझे पता है ए और बी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर करी होगी, लेट से ए अपना इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका है, बी अपनी इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो जोड़ने पे तो टोटल डिस्टेंस ही निकलेगी, यानी पूरा कितना 800 किलोमीटर है। तो देखो फटाफट कितना हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 5, और इस 5 की वैल्यू मुझे पता है 800 किलोमीटर है। बोलो हाँ कि नहीं, ये बात समझ में आई। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 की वैल्यू हो जाएगी 160 किलोमीटर,
है ना। और मुझे अब क्या पता करना है, ए पॉइंट से कितनी दूरी पर मिला है, तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर पाई है 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू में 160, कितनी आपकी डिस्टेंस आ जाएगी जो कवर की है ए की तरफ से ट्रेन एक्स ने, वो हो जाएगी आपकी 320 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है, कितनी हो जाएगी 320 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फटाफट से हाँ बोलो, ठीक है। चलो अपना आंसर 320 किलोमीटर है क्या कोई ऑप्शन? हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? कभी भी आपको रेशियो पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको बिल्कुल कभी भी कंफ्यूज मत होना। कभी भी आपकी दो ट्रेनें अगर सेम टाइम पर एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं, ठीक है ना, लेट्स से ये ट्रेन यहाँ पर आ रही है, ये ट्रेन यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में कभी भी मिल रही होंगी, तो उन दोनों की तरफ से सेम टाइम पे, तो देखो लेट्स से ये ए वाली ट्रेन है, ये बी वाली ट्रेन है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और कहीं पर मिल जाती हैं, तो दोनों ने सेम टाइम के लिए डिस्टेंस कवर करी होगी, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात? चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो लगातार आ रहे हैं, फटाफट से इसे सॉल्व करो। और ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, ये ऑप्शन रहे हैं, फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अपने पास दे रखा है कि एक 9 डिजिट का नंबर है, ये डिविजिबल है 88 से, 88 से डिविजिबल है, मतलब कि किससे डिविजिबल होगा आपका ये 11 इंटू 8, यानी कि 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा, दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है ना। देन हमसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू बता दें 4x माइनस वाई की। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो इसके लास्ट के 3 नंबर हैं ये भी 8 से डिविजिबल होंगे, इसका मतलब ये जो 5/2 है ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। तो देखते हैं भाई 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कि जिसकी आपका जो 10 से डिजिट हो 5 हो, तो कौन सा ऐसा मल्टीपल है बता दो जरा फटाफट से। हाँ भाई, तो 8 7 का कितना होता है 56 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो 10 से डिजिट है वो तो 5 आ गया, लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ऐसा कोई नंबर चाहिए यहाँ पर आपका क्या आएगा y-6 आएगा, हाँ कि नहीं। और मुझे y के प्लेस पे ऐसा नंबर चाहिए जिसमें कि आपका 10 से डिजिट पे तो कोई ऐसा नंबर आए जो आपका यूनिट डिजिट जिसकी 2 बन रही हो। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि अगर मैं 8 का ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन चेक करता हूँ जिसकी यूनिट डिजिट 2 बन रही हो, तो मुझे दिखता है कि भाई 8 4 जा कितना होता है 32 होता है। तो मुझे अगर इस पूरे को 32 बनाना है, इसका मतलब y-6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3 हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर y की जगह 9 रख देता हूँ तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा और 32 हो जाएगा, या 8 4 जा 32, यानी कि y की वैल्यू तो 9 आ गई। सबको क्लियर हो गया ना? बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो y इक्वल टू में 9 हो गया है, तो फटाफट से देखो अपने पास में नंबर क्या बन गया 3 2 x 4 1 1 5 और आपका ये 9 और ये 2, ठीक है ना। अब ये नंबर आपका 11 से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है ना। किससे चेक करेंगे? अब हम 11 से डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। तो अब देखो ज़रा ध्यान से, अब 11 की जो डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि जो आपके ऑड प्लेसेस पर नंबर है, लेट्स से अगर मैं 2 बोल दूँ, 5 बोल दूँ, 1 बोल दूँ, x बोल दूँ और 3 बोल दूँ, तो इन सब का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो देखो कितना आ रहा है 5 + 2 7 8 और ये 11, यानी कि x + 11, ठीक है ना। तो ये x + 11 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इवन वाले प्लेसेस पे जो नंबर बैठे हुए हैं ना उनका सम कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा 9 + 1 10 10 + 14 और ये हो जाएगा 16। तो मुझे क्या करना है, आपके जो ऑड प्लेसेस के नंबर हैं उन सब का मैंने ऐड कर लिया, ऑड प्लेस के डिजिट वाली का, और इवन प्लेस के जो प्लेस पर आपकी डिजिट्स हैं उनका सम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस होगा ना वो इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। तो 11 × n सोच लेते हैं, ठीक है ऐसा। तो अब ये जो है आपका इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए 11 इंटू में n, यानी कि 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा अपना x माइनस का, ये देखो ये प्लस का 11 है, ये माइनस का 16 है, तो कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। तो x - 5 इक्वल टू में अगर मैं 11 ले लेता हूँ तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो वो तो 2 नंबर पर पहुँच गया और हमें x क्या है, हमारा x एक ही डिजिट तो है, तो ये तो काम चलेगा नहीं 11 से। तो x - 5 इक्वल टू हमें 0 लेना पड़ेगा, यहाँ से अपना x कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हमारा x कितना आ गया 5 आ गया, y हमारा 9 है। क्या पूछा गया है भाई 4x - y, यानी कि 4 इंटू में 5 माइनस का 9, कितना हो जाएगा ये 20 माइनस का 9, इट मीन्स अपना निकल के आ जाएगा ये 11 आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। समझ में आ गया? तो अपना आंसर कितना होगा 11, कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए में ही अपना ये आंसर बैठा हुआ है, इसको हम टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका एवरेज का क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, इसको आप देख लो अच्छे से इस टाइप को। ये रहा क्वेश्चन और ये रहे आपके ऑप्शंस, फटाफट से पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलो
तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब देखो जरा सा समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला गया हमसे, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 46। ठीक है ना, 12 नंबर का जो एवरेज है वो 46 है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 43, यानी कि स्टार्टिंग के जो 4 नंबर है ना उनका एवरेज कितना है भाई, 43 है। क्लियर है। और इधर जरा शुरू से ही कहानी को शुरू करते हैं। 12 नंबर का जो एवरेज है वो 46 है। ये मैंने एवरेज लिख दिया, ये आपका नंबर है। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ ये आपका अगर टोटल जो सम रहा होगा ना, टोटल सम आपके सारे के सारे नंबर्स का वो कितना रहा होगा, तो 46 इंटू में 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो भी एवरेज है इंटू में जितने भी नंबर हैं। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज़ 43, यानी कि फर्स्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है भाई, 43 है। तो टोटल नंबर का जो सम होगा स्टार्टिंग के 4 नंबर्स का वो कितना हो जाएगा, 43 इंटू में 4। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या। इसके बाद में लास्ट 5 नंबर्स है ना उनका एवरेज कितना है, 49.4 है। तो लास्ट 4 नंबर लिखते हैं भाई, लास्ट 4 नंबर का एवरेज कितना है, 49.4। तो ये कितना हो जाएगा, 49.4 इंटू में 4। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है क्या सबको। तो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कोई जो टोटल सम है ना सारे के सारे नंबर्स का वो कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72, 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, 7 कैरी चली जाएगी, और 12 4 जा आपका हो जाएगा 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा भाई, 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 आ गया। ये कितना हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा सीधा सीधा 172। और यहाँ से अगर मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ तो 20 0 2 कैरी चली जाएगी, फिर आ जाएगा कितना, देखो भाई 4, अच्छा 2 कैरी आ गई है तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2। क्लियर है। एक पॉइंट लगानी पड़ेगी हमें एक नंबर के बाद, तो ये आ गया आपका 0.0। यानी कि अगर मैं बोलूँ जो स्टार्टिंग के 4 नंबर है उनका सम कितना है, 172 है, लास्ट वाले 5 नंबर का सम 247 है, और टोटल जो नंबर्स हैं आपके 552 हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आपके कितने हैं, स्टार्टिंग के जो 4 नंबर हैं उनका पता है, यानी कि, और जो पिछले अपने लास्ट के जो पीछे के 5 नंबर है, लास्ट के 5 हैं, ठीक है ना, लास्ट के जो 5 नंबर है उनका मुझे पता है। तो बीच के मुझे कौन कौन से नंबर नहीं पता, जो 5th नंबर है, प्लस में जो 6th नंबर है, और प्लस में जो 7th नंबर है, इन तीनों नंबर के बारे में हमें नहीं पता है। यानी कि मैं क्या करूं, टोटल में से अगर स्टार्टिंग के 4 नंबर का सम और पीछे के 5 नंबर का सम हटा देता हूं तो मुझे 5th नंबर प्लस 6th नंबर प्लस 7th नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो हाँ। ठीक है ना। तो फिर ऐसे को फिलहाल कितना माइनस करते हैं 552 से हम इन दोनों को। ठीक है ना। तो एक बार इन दोनों का एडिशन अलग से करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ये इन दोनों का मैं ऐड करता हूँ तो 419 आ जाएगा, है ना, 419। अब अगर मैं 552 से 419 को माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 133। तो 5th नंबर प्लस 6th नंबर प्लस 7th नंबर कितना आ गया, 133 आ गया। अब देखो क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है हमें, द 5th एंड 6th नंबर आर रिस्पेक्टिवली 4 एंड 6 मोर देन 7th नंबर। यानी कि हमसे वो बोलना चाह रहा है, क्या बातें बोल रहा है देखें जरा। 5th नंबर इक्वल टू कितना है, 4 मोर देन 7th नंबर, यानी 7th नंबर प्लस में 4। क्लियर है। इसी तरीके से आपका जो 6th नंबर है, 6th नंबर वो कितना है, 7th नंबर से 4 ज़्यादा, तो आगे सॉरी 6 ज़्यादा है, ठीक है ना, तो प्लस में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 5th नंबर की वैल्यू डाल देते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगी आपकी 7th नंबर प्लस में 4। 6th नंबर की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा, 7th नंबर प्लस में 6। तो ये हो जाएगा 7th नंबर प्लस में 6, और प्लस में 7th नंबर तो है ही सही, इक्वल टू में आ जाएगा 133। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से अपना जो 7th नंबर है वो कितनी बार आ गया, 1 2 3, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 7th नंबर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये आपका 7th नंबर इक्वल टू में 6 + 4 कितना 10। अगर मैं 133 से 10 को माइनस कर दूं कितना आ जाएगा, ये 123 आ जाएगा। तो 7th नंबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 4 जा 3 1 जा, यानी कि 7th नंबर मुझे पता चल गया, 7th नंबर इक्वल टू 41 है। क्लियर है। अब मुझे निकालना क्या है, 5th नंबर, अपने को एवरेज निकालना है 5th प्लस का 7th नंबर का। ओके 7th नंबर तो मुझे पता है, 5th नंबर क्या है, 7th नंबर से 4 ज़्यादा, इट मीन्स कि ये अपना 45 होगा। क्लियर है। तो 5th नंबर भी पता चल गया अपने को, 7th नंबर भी पता चल गया। अब निकालना क्या, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो 45 है 5th नंबर, और 7th नंबर है 41। याद रखना, अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, अगर नोट करना हो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो इसको हटाया आपने, और हमने क्या किया, एवरेज इक्वल टू में क्या होता है आपका, दोनों नंबर का एडिशन कितना हो जाएगा आपका, 45 प्लस में 41। क्लियर है। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 2। समझ में आ रहा है सबको भाई, क्लियर हो गया ना। तो ये हो जाएगा 86 अपॉन का 2, इट मीन्स कितना निकल के आ जाएगा, 43 जो है निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं फटाफट से। हमारा एवरेज है 43 दोनों नंबर का, तो 43 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। ठीक है ना।
चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, फटाफट से करो, एज वाला क्वेश्चन है ये आपका, और ये रहे इसके ऑप्शंस, फटाफट से जरा सॉल्व करके बता दो, ठीक है ना। चलो इजी सही है। देखो अपने पास क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, यानी कि अगर मैं ए और बी की बात करूँ 2020 में, प्रेजेंट टाइम में कौन सा ईयर चल रहा है 2020, इस ईयर में जो उनकी एज का रेशियो है वो 8:9, क्लियर है। इसके बाद में आफ्टर 9 ईयर्स दिस रेशियो विल बिकम 19:21, यानी कि 9 ईयर्स के बाद तो 2029 में क्या हो जाएगा ये रेशियो आपका भाई 19:21 हो जाएगा। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ सी इज़ 3 ईयर्स यंगर टू बी, यानी जो सी है ना, ठीक है, सी की बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले ए और बी के बारे में तो बातचीत कर लें भाई, जो है हमारे पास, है ना। चलो अब देखते हैं। अब देखो आप यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 11 का है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है भाई, इसके बीच में है आपका 12 का डिफरेंस, है ना। ये 11 का है, 12 का है, डिफरेंस आपका इक्वल नहीं है। तो आप इस केस में क्या करोगे, इनके बीच में डिफरेंस आपने देखा 2 का है, इनके बीच में 1 का है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे रेशियो में इंटू 2 करा देता हूँ, इस पूरे रेशियो में इंटू कितना करा दूंगा, 1 करा दूंगा, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं क्या किया मैंने, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसका इंटू हम इसमें करा देंगे, और इनके बीच के डिफरेंस का जो इंटू है वो इसमें करा देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना 16:18 हो जाएगा, और ये रहेगा 19:21। तो देखो अब दोनों के बीच में यहाँ भी डिफरेंस 3 है, यहाँ भी डिफरेंस 3 है, तो ईयर के बीच का डिफरेंस 3 है, लेकिन एक्चुअली में ईयर का डिफरेंस कितना हो रहा है भाई, 9 ईयर्स का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है, 9 ईयर्स है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ईयर हो जाएगी। और मुझे क्या चाहिए है भाई, सी जो है वो अपना 3 साल छोटा है बी से, तो मैं बी की पहले एज निकाल लूँ, प्रेजेंट एज, तो ये रही बी की एज 18, यानी कि 1 की वैल्यू अगर 3 ईयर्स है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 3, इट मीन्स कितना हो जाएगा भैया 54 ईयर जो है बी की एज आ जाएगी, प्रेजेंट एज, क्लियर है। तो बी की प्रेजेंट एज आ गई 54, और सी क्या है 3 ईयर्स यंगर है, यानी कितने साल का होगा आपका सी, 51 ईयर्स का होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो फटाफट से। क्लियर हो गया सबको, है ना, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अगर कुछ डाउट आता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है ना, शर्माया मत करो डाउट पूछने में, मैं हमेशा बोलता हूँ। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको आप नोट करना हो तो कर लेना, नहीं तो ईजी सा ही क्वेश्चन था ये, हटाता हूँ इसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, इसका देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, थोड़ा ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, इसे फटाफट से आप लगाओ, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑप्शंस, फटाफट से पॉज करके लगा लो। आई बात समझ में? देखो अब कैसे करना है, अपने को बोला गया है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹10,000 ओके एट 14% पर एनम फॉर 2 राइट 5/7 ईयर। अच्छा जी, अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमें 2 राइट 5/7 ईयर के लिए चाहिए, तो पहले साल के लिए आपका 14% का चलेगा, दूसरे साल के लिए 14% का चलेगा, ठीक है। लेकिन आपका ये पूरा तीसरा साल जो है ना वो आपका पूरा नहीं है, कितना है 5/7 है, तो इसमें जो रेट चलेगा ना वो पूरा 14% का रेट नहीं चलेगा, रेट कितना चलेगा 14 इंटू में 5/7। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं क्या, कितना रेट चलेगा आपका तीसरे टाइम में, 7 2 14 इक्वल टू 10%। तो जो आपका थर्ड ईयर होगा ना उसमें आप 10% रेट लोगे। अब देखो इस बात को ज़रा समझते हैं गौर से। अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट ईयर का जो आपका सीआई होगा, यहाँ पर मैं सेकंड ईयर का सीआई लिखूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थर्ड ईयर का सीआई लिख रहा हूँगा, क्लियर है। तो फर्स्ट ईयर मुझे क्या लेना है, रेट 14% लेना है, तो 10,000 का 14% कितना हो जाएगा, फटाफट से बोलो, 1400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है ना। अब सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, सीआई है तो इस 1400 पर भी मैं क्या करूँगा, 14% का रेट लूँगा, तो 14% का इस पर रेट लगा देते हैं, इट मीन्स 14/100 करना पड़ेगा इसका, 100 से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, और 14 का स्क्वायर आपका 196 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, क्लियर है इतनी सी बात। अब जो थर्ड ईयर का होगा, थर्ड ईयर में हमें 14% नहीं लेना है, ठीक है, थर्ड ईयर में कितना लेना है, 10% लेना है, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको पूरा नहीं 5/7 ईयर का निकालना था, तो मैंने वो काम अपना रेट के साथ ही कर दिया पहले। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे 14 लेके आता फिर पूरे का 5/7 निकालता तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते, समझे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। तो अब देखो 10% निकालना है, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, क्लियर है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो अब इस वाले 1400 पे 10% चाहिए मुझे, तो आपका 1400 का 10% 140, इस वाले 1400 पर भी 10% कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्लस में। और 196 का भी मुझे चाहिए होगा, तो 196 का 10% कितना हो जाएगा, तो 19.6 हो जाएगा, क्या बोलो हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा ऐड कर दूंगा, और मुझे सीधा सीधा जो है सीआई पता चल जाएगा कितने टाइम का, तो 2 राइट 5/7 ईयर्स का सीआई पता चल जाएगा सीधा मुझे इसको ऐड करने से। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब ये कितना हो जाएगा आपका 2800, तो ये और 1000 ये तो 3800,
प्लस में अपना ये हो जाएगा 280 प्लस का 196 कितना होता है 476, तो प्लस में 476 और प्लस में अपना 19.6। फटाफट से इस कैलकुलेशन को मुझे सॉल्व करके बता दो कितना आएगा, ठीक है ना। ये देखो कितना आ जाएगा 3800 प्लस में 476 प्लस में आपका है 119.6 है, तो पॉइंट का 6 आप यहाँ डालो, ये कितना है 476 है ना, ये हो जाएगा। और अपना 6 और 9 हो जाएगा 15 का 5, 1 कैरी जाएगी तो 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 4 12, देन आपका 3 + 1 4, तो 4295.6 जो है हमारा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है। लेकिन वो पूछ रहा है नियरेस्ट टू 1 रुपी कर देना, तो अपना जो 0.6 है ना, ये ऐसे मैं नियरेस्ट टू 1 रुपी करता हूँ तो कितना निकल के आ जाएगा, ये देखो ये निकल के आ जाएगा आपका 4296 रुपीज़। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो हाँ। ये अपना 4295.6 था, इसका मैंने पॉइंट का 6 हटाया, 1 रुपी के पास लेके गया, तो अपना ये 4296 रुपीज़ आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ जल्दी से, ठीक है ना। चलो अपना देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 4296 नाम का है क्या कोई ऑप्शन। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में यही मेथड का यूज़ करना है, ठीक है ना। रेशियो के साथ ही पहले जो आपका रेट है ना, रेट के साथ में ही आपको जो काम करने को बोला गया है टाइम के हिसाब से वो काम कर लेना और फिर आराम से निकाल दो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ क्या, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। देखो भाई, अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑप्शंस। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझ गए। चलो ज़रा करो। तो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी कि क्या किया हमने, किसी आर्टिकल की आइटम की प्राइस को रिड्यूस कर दिया 20%। इट मीन कि पहले अगर वो देखो 20% का मतलब 1/5 है ना, पहले अगर वो 5 की थी तो आज के टाइम पर वो कितनी की हो गई है, 4 की हो गई है, ठीक है। -1 कर दिया ये हमने। अब क्या है, देन इट सेल इंक्रीज बाई X%, तो इसकी सेल क्या करती है, X% बढ़ जाती है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 60% इन द रिसीट ऑफ द रेवेन्यू, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी होगी कि जो आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू वो होता क्या है बेसिकली, रेवेन्यू इक्वल टू में आपका होता है प्राइस इंटू में सेल। जितनी भी आपकी आइटम की प्राइस होगी इंटू में जितनी भी आइटम की उसकी सेल हुई है ना, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही तो आपको रेवेन्यू देगा। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि जो आपकी प्राइस है वो कितनी हो गई है, 20% से रिड्यूस हो गई है। इट मीन्स कि पहले आपकी प्राइस 5 हुआ करती थी, आज के टाइम पे आपकी प्राइस 4 है, ठीक है। तो अब देखो, ये है आपका इक्वल टू में, और मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपसे कि जो आपका आपका जो रेवेन्यू है ना, उसमें इंक्रीज़ हो गया है 60% का। अगर पहले रेवेन्यू 100 हुआ करता था तो आज के टाइम पर रेवेन्यू आपका 160 है, ठीक है ना। अब सेल जो है हमारी वो X% बढ़ गई है। अब जरा आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपका 5 इंटू क्या होना चाहिए, 100 लाने के लिए इंटू में 20 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आपका 4 इंटू क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत ही ईजी लग रहा है ना। तो देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बेसिकली आप बेसिक मेथड में थोड़ा स्टिक करोगे और थोड़ा सा वहाँ पर आप अपना दिमाग को चला लोगे, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल गया पहले सेल 20 थी या 40 हो गई है, तो कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ सेल में, बताओ जरा मुझे। 20 का इंक्रीमेंट हुआ, फ्रॉम 20% में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो ये हो जाएगा आपका 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा 100% हो जाएगा। यानी सेल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, आपकी 100% का इंक्रीमेंट हुआ है, तभी आपका रेवेन्यू 60% जो है इंक्रीज़ हो पाया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ फटाफट से, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब मैं ज़रा अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ क्या, हाँ भाई चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ जरूर लेना, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा DI का, फटाफट से इसको सॉल्व करो। ये आपकी DI रही, ये पाई चार्ट के ऊपर बेसिकली बेस्ड है, और ये रहे इसके ऑप्शंस। फटाफट से बता दो मुझे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं इसको समझाता हूँ क्या है। इफ़ द डेटा रिलेटेड टू अ प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स, यानी कि टाइप डी की कार का हम अगर पाई चार्ट बना देते हैं रिप्रेजेंटेड बाई अ पाई चार्ट, तो लेट से अपना पाई चार्ट ये बन गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अपना एक पाई चार्ट हो गया। इसमें मैं 5 सेक्शन बना देता हूँ, ये हो गए उसके 5 सेक्शन। क्लियर है। अब हमसे क्या बोल रहा है इसका, हमें सारी की सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, पाई चार्ट में डाल देनी है। कौन से वाले की, टाइप डी की, यानी कि सबसे पहले आपका 2012 में है 33, देन आपका आया है 35, देन अपना हुआ है 48, देन 45, देन 49। क्लियर है। तो बेसिकली आपको लग रहा होगा कि ये 48 49 इतना छोटा कैसे हो गया, तो इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, आए बस समझ में। इसे आप थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लो। ये है आपका 45। तो अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पाई चार्ट में जो आपका किसी भी सर्कल में जो आपका एंगल होता है ना, बेसिकली सेंट्रल एंगल, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। क्लियर है। तो पूरा हमारा 360 डिग्री का है, और अगर मैं इन सारे नंबर्स को ऐड कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 8 5 3 9 और 5।
कितना हो जाएगा ये आपका, ठीक है 0 आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम कैरी डालते हैं तो 4439 ये हो जाएगा कितना 18 में 3 कैरी डाली तो 210, ठीक है। तो अब ये जो है टोटल हमारा आ गया है 210। इस 210 की वैल्यू हमें 360 डिग्री दे रखी है और हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार इन 2013। तो 2013 में कौन सी कितनी कार प्रोड्यूस हुए हैं, 35। तो हमसे 35 की वैल्यू पूछ रहा है, बस बता दो फटाफट से एंगल में। 35 की कितनी हो जाएगी, 360 अपॉन में 210 और इनटू में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हुई इतनी सी बात, है ना। तो अब देखो ये जो आपका होता है 35 6 जा कितना होता है 210 होता है, और 6 से आपका कितने टाइम जाएगा 6 6 जा और आपका 0, यानी कि हमारा जो वैल्यू सेंट्रल एंगल है 35 की करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल बन रहा होगा, ठीक है ना। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। पाई चार्ट सॉल्व करना मैं आपको हर साइड में कराता हूँ पाई चार्ट का एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है इस बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो देखो एक बार 60 डिग्री किस में है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, आप लोग जरा हिस्टोग्राम को भी प्रिपेयर करके रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपके सीपीओ में हमें हिस्टोग्राम के क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हो सकता है कि हिस्टोग्राम के क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा दिन मैं आपको हिस्टोग्राम के क्वेश्चन करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बड़े आराम से देखते जाना सारी चीज़ों को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो और फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये ऑप्शन रहे, फटाफट से आप इसको जरा सॉल्व करके आंसर बता दो मुझे, ठीक है ना। चलो तो देखो भाई अपने पास में यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इक्वल टू में 4 कॉस थीटा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कितना हो जाएगा भाई, इक्वल टू में 4/1 हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 4/1 हो गया। जहाँ पर आपका 4 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर और बेस है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट का p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेनस कितना निकल के आ जाएगा हमारा, अंडर रूट का 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है भाई। तो अब मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस होता है। इट मीन्स परपेंडिकुलर कितना है भाई, 4 है, अपॉन में हाइपोटेनस रूट का 17 है। इंटू में कॉस थीटा की बात करूँ तो बेस होता है यहाँ पे, यानी कि 1 अपॉन का जो अपना हाइपोटेनस है यानी कि √17। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा ये, 4 अपॉन का √17 इंटू में √17 मतलब कितना हो जाएगा, ओनली 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा अपना 4/17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईजी सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो देखो भाई ऑप्शन में कौन सा है, 4/17, अपना ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये आप ज़रा ट्राई करेंगे खुद से। ये आपका क्वेश्चन रहा और ये रहा आपके ऑप्शंस। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बता दो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब देखो इसमें करना क्या है, अभी बॉट 2 आर्टिकल फॉर ₹624, यानी कि अभी ने क्या किया है, 624 रुपीज़ में 2 आर्टिकल खरीद लिए, ठीक है ना। एंड ही सोल्ड 1 एट द लॉस ऑफ 14%। अब अगर मैं बोलूँ लेट से जो आपका पहला आर्टिकल है उसकी CP A है, दूसरे वाले आर्टिकल की जो CP है वो B है, तो A प्लस B की वैल्यू हमें यहाँ पे 624 पता है। अब वो बोल रहा है कि पहले वाले को उसने 14% के लॉस पे बेच दिया, तो SP ऑफ फर्स्ट कितनी हो जाएगी, SP ऑफ A इक्वल टू कितनी हो जाएगी, लॉस हो गया 14% का अगर लॉस हुआ है मतलब कितने में बिक गई है वो चीज़, 86% में बिकी है कि नहीं बिकी है। इसका मतलब हो जाएगा आपका 86% ऑफ ए हो जाएगा, SP ऑफ ए। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं SP ऑफ B की बात करूं तो एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, तो B वाले का जो SP हो जाएगा वो 114% हो जाएगा B का, बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है। तो 114% ऑफ B। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज इक्वल, यानी कि अब ये दोनों जो आर्टिकल है ना इनकी सेलिंग प्राइस इक्वल है। इट मीन्स कि 86% ऑफ ए इक्वल टू है आपका 114% ऑफ बी के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ से मुझे A अपॉन B कितना मिल जाएगा, 114 अपॉन का 86, अपॉन का 100, अपॉन का 100 तो कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज वाला, है ना। बात समझ रहे हो ना सारे के सारे बच्चों। देखो अब ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसे 2 से काट देते हैं तो 2 से आ जाएगा 57 और ये आ जाएगा आपका 43। अब देखो आपके ये क्या है भाई, बेसिकली इन दोनों के बीच में मुझे पता है डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यहाँ पर आपको 14 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसकी जो वैल्यू है 14 की वो कितनी है भाई,
वेट अ सेकेंड, क्या निकालना है हमें? देन द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। अच्छा, हमें इनकी कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस यानी हमें 14 की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता क्या है इन दोनों के सम की वैल्यू, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, जो आपका a प्लस बी है वो 624 है, तो 57/43, मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 57 + 43, तो 100 की वैल्यू कितनी है, 624 रुपीज़ है कि नहीं है, बोलो हाँ। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 100 की वैल्यू 6.24 रुपीज़, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी? तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट से बोलो। 624 अपॉन का 100 इंटू में 14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इंटू में 14। क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब हमें करना कुछ नहीं है, इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 624 इंटू में आप 14 करो सबसे पहले, क्योंकि अपॉन में 100 है, वो तो आपका पॉइंट के रूप में चला आएगा, ठीक है। तो 624 इंटू 14 करते हैं एक बार, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6, है ना। देन 28 आ जाएगा, 14 टू ज़ा, देन कितना कैरी आएगा, तो 3 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 आएगा, और 7 कितना, 87 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8736, यानी कि अपना अपॉन में कितना है और 100 है, तो 100 को अपॉन से हटाता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ बीच में, तो कितना आ जाएगा, ये 87.36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 87.36। और हाँ, ये कैलकुलेशन खुद से करना अगर आपने नहीं की है, ये बैठ के भागवत सी मत देखा करो कैलकुलेशन की, बहुत गुस्सा आती है मुझे। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेशन करो, समझे। अगर आप करोगे नहीं कैलकुलेशन तो किससे काम चलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, अपना आराम से देख लिया, अपना सॉल्यूशन भी कर लिया, जैसे इंटू आया तो उसे सोच लिया कि चलो पेपर में करेंगे। तो पेपर में बेटा चमत्कार नहीं होते हैं। जब आप धीरे धीरे यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, और आपने यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं किया तो पेपर में कैसे कर लोगे। पेपर में तो आपके ऊपर से जो आपकी वॉच टाइम है वो अलग से चल रहा है ना। आपका जो बेसिकली टाइम चल रहा है वो अलग से चल रहा है कि मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को मत किया करो, कैलकुलेशन किया करो। और मैं तो बोलता हूँ डेली आप सुबह उठ के 20 to 30 मिनट खुद से कैलकुलेशन किया करो, अपनी कुछ भी नंबर लिख के, ठीक है ना। मैंने सिखाया हुआ है कैसे करना है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को करो। खैर, अब मैं इसे हटाता हूँ, अपना आंसर कितना आया है, 87.36 है क्या, 87 पॉइंट। अच्छा जी, ये देखो पूरा पूरा अपना मैच हो गया, 87.36 अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ गई है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। और हाँ, इसमें जो आपका सॉल्यूशन होगा एक हिंट दे देता हूँ, थीटा की वैल्यू डाल के होगा। थीटा की कुछ वैल्यू आप एज्यूम करो जो मैंने सिखाया हुआ है आपका, जब साइन और कॉस की वैल्यू होती है, ठीक है ना। फिलहाल ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपके ऑप्शंस, इसे आप फटाफट से ज़रा सॉल्व करके बता दो, ठीक है ना। बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो देखो भैया, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो जब भी मैंने आपको एक बात बताई है कि कभी भी आपका साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ आ जाए तो वहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू सबसे पहले क्या रखनी होगी, थीटा इक्वल टू या तो 0 और 90 डिग्री रख के देखो आप, या फिर आप अपना क्या रखें 30 और 60 डिग्री रख के देखें, ठीक है ना। आपका ये सेकंड ऑप्शन होता है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है वैल्यू रखने का। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 और 90 रख के देखेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं 0 रख देता हूँ तो यहाँ पर आपका जो साइन है ऊपर का ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम पहले 0 नहीं रखते हैं, 90 डिग्री रख के देखते हैं, ठीक है। वैसे आंसर आपका इसका शायद 0 से भी आ जाएगा, हाँ इसका आंसर जो है 0 से भी आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, क्यों ऐसी सिचुएशन को रखें, यहाँ तो आपका चलो लेट से सेटिस्फाई हो ही गया, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपका 0 डिग्री पर दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपका कोई भी एक फंक्शन पूरा 0 हो जाए 0 रखने से, तो वहाँ पर आप 0 डिग्री को रखने से थोड़ा बचा करो, उसमें आप पहले 90 डिग्री रख के देख लो। फिर अगर आपका और कुछ सेटिस्फाई नहीं और कुछ आपका नहीं बन पा रहा है काम, तो 0 डिग्री रख के आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल अब देखो 0 डिग्री अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 90 डिग्री रखता हूँ तो कितना निकल के आएगा, मैंने यहाँ पर साइन 90 रख दिया, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 इंटू 1 अपॉन का 1 प्लस 1 प्लस आपका, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। क्लियर है? एंड आपका जो बी है, बी कितना हो जाएगा, ये सी अपॉन का 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस यहाँ पे बोलो फटाफट से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, और आपस में इक्वल है, इतनी सी बात समझ में आती है। ये कितना हो जाएगा आपका 2/2 इक्वल टू में c अपॉन का 2, है ना। यानी कि 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और अपना c कितना आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा 2। क्लियर है बात? तो अपना c यहाँ से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जरा सा हम ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, x की वैल्यू 90 डाल के, ठीक है ना। तो देखो 1 प्लस का साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा अपना
सॉरी cos 90 की वैल्यू अपनी 0 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा अपना 1 + 1 = में 2। तो भाई ये बात तो करेक्ट है, 2 का 2 आ गया अपना c = में। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो यहाँ से करेक्ट दिख रहा है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक दो ऑप्शन की वैल्यू 2 आ गई हो, ठीक है ना। तो ये भी आपको चेक करना होता है। तो लेट्स से इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो 1 माइनस का साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 × में 0 = 1 - 0, इट मीन्स 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसको चेक कर लो, ये हो जाएगा 1 + 0 - 1, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 0। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, और आपका ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 1 × 0 ये भी आपका 1 ही होगा, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन है जो अपना 2 वैल्यू दे रहा है, थीटा = यानी जो x है = 90 डिग्री रखने पर, ठीक है ना। तो अपना यही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से हाँ बोल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है सेट नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। सेट नंबर 4 आपका पूरा फिनिश हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेट नंबर 5 डिस्कस कर रहे होंगे अगले लेक्चर्स में। तो आप बिल्कुल रेडी रहा करो, जब भी आपका सेट आता है बिल्कुल टाइम पर क्लास को अटेंड किया करो। आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, या फिर आप टेलीग्राम के ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपको CGL के जो 2019 वाले पेपर हैं वो सारे के सारे लगा लेने हैं, समझ लो इस बात को आप। वो पेपर आपको सारे लगाने हैं, 18 सेट जो हुए हैं, और आपको वो 2-3 बार लगाने हैं, ठीक है ना। इतना सा करो आप खुद से, ठीक है, तभी हमारे जो है मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। क्लियर है? चलो यहीं पे मैं सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इसके अलावा आपका जो परसेंटेज का लेक्चर है ना, परसेंटेज का मेंस वाला, उसमें आपका पार्ट 1 आ चुका है, तो उसे ज़रूर देख लेना। जिसमें आपके मैंने क्या किया हुआ है, 2011 से लेके 2018 तक के मेंस, यानी कि 2018 का मेंस कब हुआ था, 2019 में हुआ था। तो यहाँ तक के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, वो जाके आप देख लेना। उसका पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 जिसमें कि मैं सारे क्वेश्चन आपके ख़त्म करवा दूंगा, वो आपका आना बाकी है। तो वो भी आ जाएगा जल्दी, 2-3 दिन में। तो वो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अपने पेपर में। क्लियर है? चलो सेशन को एंड करता हूँ यहीं पे। थैंक यू सो मच।